हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात। इस खिली हुई धूप में एक तड़कता भड़कता टॉपिक आपका कौन सा है? आपका है यहाँ पर फैक्टर एनालिसिस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके फैक्टर एनालिसिस से संबंधित आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके पीवाईक्यू, जिसको देखने के बाद आप भविष्य में आने वाले अपने कारक विश्लेषण के टॉपिक से आप सवाल गलत नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि और बिल्कुल गलत ना करें, तो अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं आपकी फैक्टर एनालिसिस से संबंधित, तो आपको ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, फटाफट समझ में आपको आने वाला है। और अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और वो सब चीजें नहीं की हैं तो कर लीजिएगा, नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से सीख के जाइए, पढ़ के जाइए और अच्छे से एग्जाम के अंदर स्कोर करिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फैक्टर एनालिसिस के बारे में। आपको मालूम है शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? शुरुआत होती है इसकी 1904 से। अभी आप जो अगला पीवाईक्यू देखने वाले हैं, ये कब का है? ये है आपके दिसंबर 2023 का पीवाईक्यू। ठीक है, दिसंबर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आप देखेंगे फैक्टर एनालिसिस से संबंधित। तो ये एक ब्लैंक स्क्रीन रखी गई है समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पर सबसे पहले क्या, ये संबंधित है आपके किससे? आपके फैक्टर एनालिसिस से। अब ये मत बोलिएगा इसका हिंदी में बताइए, काफी आराम से यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप इसको बड़ी आसानी से इसको यहाँ पर आप समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए जरा, ये बोल रहा है द थियोरेटिकल पोजिशंस अबाउट पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है, हुज डेवलपमेंट हैव बीन हेविली डिपेंडेंट ऑन फैक्टर एनालिसिस आर, यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में जो भी थ्योरीज वगैरह दी गई हैं, उनका जो निर्माण था, उनका जो डेवलपमेंट था, वो सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट था? हैव बीन हेविली डिपेंडेंट ऑन हुम? बाय फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, यानी कि आपके फैक्टर एनालिसिस के द्वारा, जिसके अंदर क्या करते हैं आप, काफी सारी चीजें करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं आप, चीजें आगे निकालते हैं, आप अपने अलग अलग कारक निकालते हैं अनगिनत वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो उसमें किस किस का नाम है वो पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर कि इनमें ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी थ्योरीज जो है आपकी इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में। ओके, ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? आरबी कैटल। तो जैसे ही आप आरबी कैटल सुनते हैं, आपके नाम में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है कैटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। तो अगर आप नाम के अंत में ध्यान दें, यहाँ पर क्या आ रहा है? कारक आ रहा है, यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है? यहाँ पर फैक्टर आ रहा है। ठीक है, कैटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। उसके बाद आप देखेंगे स्पीयरमैन को देखेंगे यहाँ पर। तो इसकी तो शुरुआत ही है आपकी जो फैक्टर एनालिसिस की, ये कहाँ से होती है? स्पीयरमैन से होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला लिखा हुआ है एच जे आइजेंक। आइजेंक के बारे में क्या जानते हैं? आप जानते हैं यहाँ पे उनकी पेन थ्योरी के बारे में। ठीक है, एक्सट्रावर्जन, न्यूरोटॉक्सिज्म और वो जो था आपका पी से। ठीक है, ये सब चीजें आपकी हैं। गिलफर्ड के बारे में क्या जानते हैं हम? गिलफर्ड के बारे में भी आप जानते हैं और हॉवर्ड गार्डनर के बारे में भी आप जानते हैं। मतलब सभी नाम क्या है आपने यहाँ पर सुने हुए हैं, लगभग लगभग हर किसी का नाम आपने एक ना एक बार सुना होगा। नहीं सुना है तो आज सुन लिया, आगे इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए सी ई, बी डी, ए सी डी या फिर ए सी डी ओनली। सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में आपको घुमाया गया है, यहाँ पे आपने गार्डनर पे टिक कर देंगे आप। ठीक है, गिलफर्ड पे टिक कर देंगे आप, स्पीयरमैन पे टिक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैटल पे टिक कर सकते हैं आप। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे? सवाल में पूछ रहा है आपसे पर्सनैलिटी। यानी कि यहाँ पर देखिए जो आपको बताया जाता है कि सारी यूनिट्स क्या है, इंटरलिंक करके जब सवाल पूछते हैं तो इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर देखिए सवाल कहाँ कहाँ से बना है? आपके यूनिट नंबर 2 से बना है, यूनिट नंबर 7 से बना है और उसी के साथ साथ आपके यूनिट नंबर 3 से भी बना हुआ है। ठीक है, इतनी सारी चीजें जो यहाँ पर मिक्स चल रही हैं। अगर आपको प्रत्येक यूनिट के बारे में अच्छे से पता है तो आप इसको बड़ी आसानी से इसको यहाँ पर लिंक कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है आपके आगामी परीक्षा के लिए भी। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर कि थ्योरीज जो बताई गई हैं पर्सनैलिटी के बारे में, किस किस ने बताई है वो। सबसे पहले आप जानते हैं 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। तो सीधा सीधा नाम उठ के आता है आरबी कैटल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर होने वाला है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर ए पे जाते हैं, ये कट गया, यानी कि बी डी ई ये आपका नहीं होने वाला है। या तो ए सी ई होगा, ए सी डी होगा या फिर ए सी डी ई होगा। अब यहाँ पर ध्यान करिए कि आपको क्या मालूम है कि हॉवर्ड गार्डनर ने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है। ठीक है, एच गार्डनर ने आपको पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है। आपने अपनी 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा साइकोलॉजी, बैचलर्स में पढ़ा होगा, मास्टर्स में पढ़ा होगा, बीएड और जो एमएड जो भी आप कर रहे हैं पढ़ा है। क्या आपने कभी ये पढ़ा कि हॉवर्ड गार्डनर ने आपको दी थी क्या? आपको दी थी यहाँ पर पर्सनैलिटी की थ्योरी? नहीं। इनके बारे में क्या पढ़ते हैं आप? इनके बारे में पढ़ते हैं हमेशा किसके बारे में? आप पढ़ते हैं यहाँ पर बुद्धि के बारे में। इन्होंने किसके बारे में बताया है हमको? हमको बताया है मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी है उसके अंदर? आपकी लिंग्विस्टिक आ गई। ठीक है, फिर आपकी लॉजिस्टिक नहीं,
वो जो दूसरी वाली है लॉजिकल वाली वो आ गई, ठीक है। फिर आपकी म्यूजिकल आ गई, ठीक है। फिर आपकी एक स्पाटियाल आ गई। इस प्रकार की अनगिनत अनगिनत तो नहीं, 7-8 जो है आपकी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है इंटेलिजेंस के बारे में। आपको प्रत्येक बुक के अंदर इसका उल्लेख मिल जाएगा। इसका मतलब ई भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए होने वाला है और ई नहीं हो सकता, तो ए होने वाला है, ठीक है। और ई नहीं हो सकता, मतलब ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। आप ऑब्वियसली सही आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो ये आपका 100% आपका जो सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है आपके लिए? निकल के आ रहा है ए सी डी ओनली, यानी कि आरबी कैटल ने दिया है आपको पर्सनैलिटी की थ्योरी, फिर एच जे आइजेंक ने दिया है आपको पर्सनैलिटी की थ्योरी, और जेपी गिलफर्ड ने आपको दी है यहाँ पर पर्सनैलिटी की थ्योरी। ये तीन जो है इनकी जो है किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है आपके फैक्टर एनालिसिस के ऊपर, यानी कि कारक विश्लेषण के ऊपर किन तीन महानुभावों की थ्योरीज बेस्ड है? आपकी आरबी केटल, एच जे आइजेंक और जेपी गिलफर्ड। इसको आप नोट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसी प्रकार की अलग अलग स्ट्रेटेजियां होती है, क्राइटेरियन बेस्ड भी होती है और भी मिक्स वाली भी होती है, कई सारी होती है। उन सबको डिटेल में जानने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स के अंदर। धन्यवाद। थोड़ा सा प्रमोशन। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए ये जो सवाल था आपका कब का था? ये सवाल था आपके दिसंबर 2023 का, यानी कि जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था। सेकेंड यूनिट में आपकी फैक्टर एनालिसिस है, वहां से सवाल पूछा गया था। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए ये है कब का है? ये है आपका जून 2023 का, ठीक है। दोनों ही सवाल जो अभी तक आप देख रहे हैं, लेक्चर देखे हैं आपने रिसर्च वाले हमारे, तो बड़े ही आसानी से आपको बन जाएंगे दोनों ही सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना जरूरी है, लेकिन फिर भी A researcher carried out an analysis in which he looked for underlying theoretical structures in his construct। उसका जो कंस्ट्रक्ट था उसके अंदर क्या कर रहा है? वो ढूंढ रहा है, खोज रहा है। किसी शोधकर्ता ने एक विश्लेषण किया जिसमें उसने अपनी निर्मिति में अंतर्निहित सैद्धांतिक संरचनाओं का क्या किया? गवेषण किया, खोज रहा था। तो याद करें उसने निम्नांकित में से किस अभिकल्प का प्रयोग किया? अगर आपने लेक्चर्स किया हुआ है, अच्छे से देखा हुआ है, तो आपको मालूम है ये दो ऑप्शन तो बेफालतू हैं, बेफजूल हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ये तो टॉपिक से संबंधित भी नहीं है, आपके फैक्टर एनालिसिस से इनका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। संबंध किसका है? इसका है, इसका है EFA। सुना है आपने लेक्चर्स में CFA, ये भी सुना है, दोनों चीजें सुनी है आपने यहाँ पर, ठीक है। इसको आप बोलते हैं गवेषणात्मक चर विश्लेषण और अभिपुष्टिकारक घटक विश्लेषण। इसको आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन EFA CFA याद रखना आपके लिए ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक रिसर्चर ने एक एनालिसिस कैरी आउट किया जिसमें क्या कर रहा था? वो उसके थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स जो थे उसके कंस्ट्रक्ट के अंदर उनको बारे में देख रहा था। ठीक इसी प्रकार से किसने किया था? 16,000 से लेके आए थे 16 के ऊपर। एग्जांपल याद करिए वो वाला, है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन ही यूज्ड, उसने कौन सा यूज किया? एक्सप्लोरेटरी किया होगा या तो कन्फर्मेटरी किया होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है वो यूज? यहाँ पर यूज कर रहा है वो गवेषणात्मक चर विश्लेषण। कौन सा यूज कर रहा है इसके अंदर? एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस यहाँ पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि क्या करना चाह रहा है वो लुक कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी खराब लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, क्या कर रहा है वो? सर्च कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहता है, ठीक है। जब भी हम कोई एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजें, तो क्या आएगा हमारे पास? एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस आएगा, ठीक है। और कन्फर्मेटरी यहाँ पर नहीं आएगा। कन्फर्मेटरी कब आता है हमारे पास? जब हमको चेक करना होता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है वो हमारी कंस्ट्रक्ट जो है चीजें, ठीक है, वो हम उसको कंफर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेक्चर एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कन्फर्मेटरी और एक्सप्लोरेटरी में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। इसका सही आंसर क्या है? एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। तो आप देख रहे हैं लेक्चर्स आपके सारे लिंक है यहाँ पर, और आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा अगर आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करें तो। दो सवाल देख लिए आपने फैक्टर एनालिसिस से, दिसंबर 2023 वाला। उसके पहले कब हुई थी परीक्षा? उसके पहले परीक्षा हुई थी जून के अंदर। तो जून में सवाल था क्या? यस बिल्कुल जून में सवाल था। उसके पहले कब हुई परीक्षा? वो सवाल अब यहाँ पर देखते हैं। फिर आता है आपकी किसके नंबर? आपके मार्च का नंबर आता है, मार्च 2023 का। तो क्या मार्च 2023 में सवाल था क्या? अरे अरे अरे, हम तो यूनिट वाइज कर रहे थे, यहाँ तो टॉपिक वाइज चल रहा है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, ये आपके मार्च का सवाल है, ठीक है। यहाँ क्या है? ये तो 15 मार्च का सवाल है आपके। तो हर बार आप देख रहे हैं सवाल कहाँ से आता है? फैक्टर एनालिसिस से आपका सवाल आता है, कारक विश्लेषण से आपका सवाल आता है हर बार 100%। 3 पेपर तो आपको दिखा दिए, उसके पहले भी दिखेंगे, तो एक एक सवाल आपको ये इनके इन प्रकार मिल ही जाएगा, ठीक है। इसलिए जो चीजें जरूरी है, आपका सही नॉलेज आपके लिए काफी काम देगा। तो पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड इन फैक्टर एनालिसिस। क्या आपने सुना है कि कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां पर किसी चीज का एक्सट्रैक्शन चल रहा है, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे? वहां पे इस्तेमाल करते हैं हम JCB वगैरह का, और भी जो उनके अलग अलग इक्विपमेंट्स होंगे उनका वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का एक्सकवेशन नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हम कर रहे हैं एफ ए के अंदर क्या चाहिए हमको, द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हम कितने कारक वहां पर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको जानने के लिए हमारे पास फ्री प्लॉट है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो सब कुछ आपने देखा हुआ है लेक्चर के अंदर धमाकेदार तरीके से, तो परवाह नहीं यहाँ पर। बिल्कुल देखिए यहाँ पर कारक विश्लेषण में निष्कर्षित किए जाने वाले कारकों की संख्या निर्धारण में निम्न में से किन किन का प्रयोग किया जाता है। फ्री प्लॉट, लंब कोणीय घूर्णन, ये तो आपको समझ देख के समझ में आ रहा बकवास सा ऑप्शन है कि मतलब सॉरी बेहुदा ऑप्शन है। आइगन मूल्य कारक भार, फैक्टर लोडिंग कब होती है, जब आप इसका निकाल लेंगे उसके बाद को लोडिंग चढ़ाएंगे उस पर कितना लोड कर रहा है ये प्रत्येक फैक्टर के साथ। ठीक है, एग्जांपल याद करिए वो किराने की शॉप का और यहाँ पे हार्डवेयर की शॉप का। ठीक है, तो सब चीजें लिंक हैं, ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये भी लिंक है आपके यूडीसी नेट से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं आप, यहाँ पर ऑप्शन में केवल ए बी सी सी ए सी स्क्री प्लॉट, और किसका इस्तेमाल करते हैं आप, आइगन मूल्य का इस्तेमाल करते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पर, व्हाट विल वी विल यूज स्क्री प्लॉट एंड आइगन वैल्यू, जहाँ पे आपको इस प्रकार से एक एल्बो दिखता है, एल्बो की वैल्यू 1 के नीचे जाते ही क्या होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ऊपर वाला जो सारी चीजें हैं उसको हम नोट कर लेंगे एज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, उसके लिए क्या बनाते हैं हम, जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं आपका स्क्री प्लॉट। इसी के साथ यहाँ पर जो देखिए आप, जो ये जो है आपका ऑर्थोगोनल, और दो प्रकार के रोटेशन होते हैं, कौन सा होता है इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, कभी भी पूछ सकता है आपसे आगे। दो प्रकार के होते हैं, ऑर्थोगोनल और दूसरा होता है आपका ऑब्लिके। यहाँ पर ऑब्लिक के अंदर 1 2 3 आएंगे, इसके अंदर 1 2 3 आएंगे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए साइको प्रोफेसर। ठीक है, और फैक्टर लोडिंग तो तब होती है जब आप इसको निकाल लेंगे एंड देन जब आप जो यहाँ पर है प्रत्येक कारक जो है सॉरी जो आपका वेरिएबल है ये किस फैक्टर से कितना लोड कर रहा है, ऑब्वियसली F1 से लोड कर रहा है तो F2 से ये ज्यादा लोड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब सिंपली सी बात है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पे फैक्टर लोडिंग क्या बोल रहा है, दो फैक्टर हैं आपके पास F1 और F2, तो अगर आपका ये इसके साथ हाई अगर लोड कर रहा है तो ये इसके साथ हाई लोड नहीं करेगा। ठीक है, ये इसके साथ अगर हाई लोड कर रहा है तो ये इसके साथ हाई लोड नहीं करेगा, इतने इजीली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा लेक्चर करना होगा अच्छे से, जिनको एक्सेस है वो आप जाके फिर से इसको रिवाइज करें अच्छे तरीके से। अरे लेकिन ऐसे कैसे जाने दें आपको, यहाँ पे समझा के तो छोड़ेंगे अभी। ये देखिए, ये है आपकी माता, ये है आपकी मॉम, ये है आपकी मदर, और ये है आपके पिता, ये है आपके डैड, ये है आपके फादर। ठीक है, यहाँ पर है सन 1, यहाँ पर है सन 2, यहाँ पर है डॉटर 1 और यहाँ पर है डॉटर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, अगर सन 1 अपनी माता से ज्यादा प्यार करता है, अगर सन 1 अपनी माता से ज्यादा प्यार करता है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो जितना प्यार अगर माता से 80% कर रहा है तो यहाँ पर पापा से भी 80% नहीं कर सकता। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर कि अगर आप किसी एक चीज को यहाँ पर ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे उतना लोड, मतलब उतना लोड बोल रहे हैं सॉरी, उतना आप यहाँ पे प्यार नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल समझने के नजरिए से करिए। वहीं पर अगर डॉटर 2 अपने पिता से प्यार करती है बहुत ज्यादा तो कंपैरेटिवली वो जो है माता से कम प्यार करेगी। ठीक इसी प्रकार से सन 2 अगर माता से ज्यादा प्यार करता है तो पिता से कम करेगा, एंड यहाँ पर इससे प्यार करता है ज्यादा तो इससे कम करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टर लोडिंग। वहीं पर अगर आप देखें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सेम एग्जांपल क्या करना है, आपने कंसेप्ट समझ लिया, इसको अप्लाई करना है। वेलकम टू साइको प्रोफेसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास दो वेरिएबल हैं, मान के चलिए आप क्या ले सकते हैं, बड़ी आसान तरीके से देखते हैं इसको। क्या हो सकता है आपके साथ हो सकता है यहाँ पर चाय बनाना, टी मेकिंग हो सकती है आपकी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है आपका हॉकी खेलना। ठीक है, और तीसरा क्या ले सकते हैं यहाँ पर एक और ले सकते हैं आपका रोटी बनाना, चपाती मेकर, चपाती मेकिंग, आजकल तो खैर वो मशीनें आ गई हैं। और उसी के साथ एक और चीज देख लिया जाए अगर, तो वो क्या हो सकता है, आपकी राइटिंग एबिलिटी है ना, आपकी लेखन शैली आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे आपने ये आपके पास कई सारी चीजें हैं आपके पास। अब आपके पास क्या है, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं आपने निकाल के लेके आए हैं। ठीक है, एक क्या है, एक आपकी कुकिंग स्किल्स की बात करता है, एक आपकी पाक कला की बात करता है, कुकिंग स्किल्स, अब इसको कंडीशन स्टिमुलस मत पढ़ लीजिएगा। ये आपकी कुकिंग स्किल्स की बात करता है एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर किसकी बात करता है, आपकी स्पोर्ट्स की बात करता है। ठीक है, आपकी खेलकूद की बात करता है। तीसरा किसकी बात करता है, तीसरी बात करता है आपके एकेडमिक्स की। हमको चेक करना है आप किसमें कितना निपुण है, तो हमने 3 फैक्टर निकाल लिए कि हमको जो है कोई है मिस्टर एक्स है, उनको हमको इन क्राइटेरिया के अंदर देखना है।
उसको देखने के लिए हमने क्या कर लिया, 3 फैक्टर निकाल लिए हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। तब जो रोटी बनाना है वो आपकी इससे क्या करेगा, इससे ज्यादा मैच करेगा, ठीक है, आपकी कुकिंग स्किल से मैच करेगा, ना कि आपकी स्पोर्ट्स वाली से, ना कि आपकी इस वाली से मैच करेगा एकेडमिक से। थोड़ा बहुत लिंक कर सकता है, लेकिन जितना इसके साथ लिंक करेगा उतना इनके साथ लिंक नहीं करेगा। सेम ऐसा ही आपका जो चाय बनाना है यहाँ पर, कि इसके साथ जो है ज्यादा लोड करेगा, यहाँ पर जिसको लोडिंग बोलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, वो यही चल रहा है। इसके साथ ज्यादा लोड करेगा, इसके साथ जो है कम लोड करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कम लोड करेगा ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, हॉकी खेलना देखिए, यहाँ पे कम लोड करेगा, यहाँ पे ज्यादा लोड करेगा, और यहाँ पे थोड़ा बहुत लोड कर सकता है, ठीक है, यानी कि कम कम ही लोड करेगा। उसी के साथ राइटिंग एबिलिटी देखिए, क्या कुकिंग स्किल से कोई संबंध है इसका, कम रहेगा, इससे भी कम रहेगा, लेकिन एकेडमिक परफॉर्मेंस से आपका ज्यादा संबंध रहेगा। इसी को आप जब निकाल के लाते हैं अपने फैक्टर एनालिसिस के अंदर, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप फैक्टर लोडिंग, ठीक है। तो ये जो कारक का भार है, यानी किस फैक्टर पे कितना भार पड़ रहा है, कौन से फैक्टर पे कितना भार पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कारक भार बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम फैक्टर लोडिंग आपके लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये छोटा सा आपके लिए, हमारे लेक्चर छोटे ही होते हैं, धमाकेदार होते हैं, लेकिन खैर वो तो आप बताएंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर जो है समाप्त होता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया आपका यहाँ पर फैक्टर एनालिसिस, आपका 3 सवाल अगर आपको ये बनते हैं तो कितने नंबर देके जाएंगे, आपको ये 6 नंबर देके जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप 100 सवाल देने वाले हैं किसी पेपर में और आपने इसको प्रिपेयर करके गए हैं आप, और अगर सवाल आ गया तो आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ आप जो है इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं आपको जो वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि अन्य लोगों को भी जो है कारक विश्लेषण में इस प्रकार की आसानी हो। एंड इसी के साथ इसमें और जो है सवाल भविष्य में ऐड होंगे, पीछे वाले जो थे आए थे, है ना, उतना भी समय नहीं मिल पा रहा है, तो आगे के सवाल और ऐड होंगे, तो देखना ना भूले। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। तो ज्वाइन कर लेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और @ ये लिख दीजिएगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी, और जितने भी ग्राम हैं सबको हम केजी कर देंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं आया तो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से और वीडियोस देखने को मिले, तो आपको मालूम ही क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लें। फ्री लेक्चर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखना ना भूलें, ना भूलें, ना भूलें। उसमें और लेक्चर्स आप आगे भविष्य में ऐड होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।